हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। आज हम एनसीईआरटी को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें टॉपिक होगा हमारा किसान, जमींदार और राज्य। टॉपिक नंबर आपका ये है 8, 12th की एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसानों के बारे में, जमींदार और उनका राज्य के साथ क्या संबंध है। उसके बाद कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं से 17वीं के बीच में जो भी घटनाएं होती है उनको हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले। 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीबन 85% लोग गांव में रहते थे, जिनमें छोटे किसान, बड़े भूमिहर, जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी वो लोग, जिनके पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते थे वो दोनों ही लोग गांव में रहते थे। और इनका जो संबंध है वो कृषि से ही रहता था, कृषि उत्पादन से ही रहता था। दोनों ही कृषि के दावेदार होते थे, जो भी उत्पादन होगा, जो फसल होगी उसके दावेदार रहते थे, छोटे किसान भी और बड़े भूमिहर भी। इसी में यही बताया गया। और इन दोनों के बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने होते थे। कभी तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, क्योंकि उसकी जमीन पर खेती करेंगे या उनके साथ कार्य करेंगे। एक दूसरे को की प्रतियोगिता रहती थी, कभी कभी कंपटीशन भी रहता था, कभी कभी इनके बीच संघर्ष भी होता रहता था। यही तमाम रिश्ते जो चलते रहते थे, ताने बाने से गांव का निर्माण हो जाता था। क्योंकि मजदूर है, किसान है, भूमिहर है, सभी से मिलकर एक गांव बन जाता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी आई। गांव है, गांव में बाहरी ताकतों का भी एंट्री होती है, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में ये बात कर रहे हैं। मुगल आए, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका जो अर्निंग सोर्सेज है, उनका जो राजस्व है, ज्यादा गांव से ही मिलता था, जमीनों से ही, कृषि से ही मिलता था। तो उन्होंने अपना जो इंटरफेयर दिखाया गांव में। उन्होंने अपने नुमाइंदे, अपने बिचौलिए तैयार किए, जो टैक्स को निर्धारित करेंगे, टैक्स को लेंगे। वो सारे नुमाइंदे इन्होंने हिसाब किताब रखेंगे, मुगलों ने तैयार किए। ठीक है। उसके बाद वे तसल्ली से काम चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, राज्य की उपज, अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, कई सारी फसलें तो ऐसी थी जो बिक्री के लिए उगाई जाती थी, तो उस पर ये ज्यादा जोर देते थे कि भी जितनी अच्छी फसल होगी, ज्यादा से ज्यादा बाहर सेल होगा और अच्छी इनकम आएगी। और व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस गए थे। व्यापार, जब फसलों की बिक्री होगी तो व्यापार होगा, मुद्रा आएगी, बाजार बनेगा, तो वो भी गांव में घुस गए थे। और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए थे। नेक्स्ट है किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन, खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे, अलग अलग मौसम में तमाम काम करते थे। जैसे फसल की पैदावार से लेकर उसकी जुताई, बीज का बोना, फसल पकना, कटाई, इसके अलावा वे उन वस्तुओं का भी उत्पादन करते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर और तेल। ये सारी फसलें जो थी ये कृषि आधारित थी। शक्कर का बनना तो कहाँ से स्टार्ट होता है, गन्ने के उगने से, और गन्ने तक उगना पूरा प्रोसीजर होता है। तेल बनना मतलब पूरा सरसों को लगाना, उगाना, काटना, तेल, मतलब ये प्रोसीजर भी कृषि पर आधारित ही होता था। कुल मिला के कह रहे हैं कि इनका एक पूरा प्रोसीजर होता था, वहां ये कार्य करते थे। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही कृषि होती थी ये जरूरी नहीं है, जो पहाड़ी है, जंगल है, उन इलाकों में भी खेती कहीं ना कहीं की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है किसान, जमींदार और राज्य। अभी हम स्रोतों की तलाश ढूंढेंगे कि भाई हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं इसकी जानकारी किसानों के बारे में। तो किसानों ने कभी भी खुद के बारे में तो नहीं लिखा, उनकी अपनी कोई राय, अपनी कोई बातें तो खुद वो कभी लिखते ही नहीं थे। उनके बारे में किसी के द्वारा लिखा जाता था, कुछ सुनी सुनाई तो कुछ उनसे मिलकर लिखते थे। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए मुख्य स्रोत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ के वे दस्तावेज हैं, जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए। इनसे रिलेटेड जो जानकारी हमें मिलती है उन दस्तावेज से मिलती है जो मुगलों के द्वारा लिखवाए गए थे, मतलब उनकी निगरानी में लिखे गए थे। जो चीज उनकी निगरानी में लिखी जाएगी उसमें भला ही वो अपने लिए कुछ नेगेटिव थोड़ी ना लिखवाएंगे, पॉजिटिव ही चीजें रहेंगी। तो ये उनकी निगरानी में ही लिखे हुए दस्तावेज मिले थे हमें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है अखबार के दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल, उसने बुक लिखी थी, अकबर नामा उसी का पार्ट है आईने अकबरी।
आईने अकबरी में किसानों के बारे में लिखा हुआ है। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्यों ने नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य की ग्रामीण सत्तापोशी यानी जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियम के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, वो सब लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से लिखा हुआ है। जो भी राज्य ने नुमाइंदे तैयार किए थे, जो भी जमींदार थे, जो भी उनके बीच इशू होते थे, उससे लेकर नियम, वो सारे के सारे आईने अकबरी में लिखे हुए हैं। आईने अकबरी का मेन उद्देश्य क्या होता था? अकबर के साम्राज्य के ऐसा खाका तैयार करना जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बना सकता है। ऐसा खाका तैयार करना जिसमें यह दिखाया जाए कि राजा अच्छा है, कैसे हैंडल करता है चीजों को, जमींदारों को, लोगों को, सब चीजों के सबका ध्यान रखता है। एक इस तरीके से खाका तैयार करना था। ठीक है। आईने के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से ही तय था। अगर कोई भी व्यक्ति बगावत करने की कोशिश करता था, तो उसके माइंड में ये पहले ही होना चाहिए कि भाई तेरी जो है हार निश्चित है, तू हारेगा, कोई बात नहीं, तू बगावत कर या ना कर। तो ये कह रहे हैं कि कोई बगावत कर रहा है तो उसकी हार पहले से ही निश्चित थी, सत्ता इतनी मतलब स्ट्रोंग थी, ऐसा इसका कहना था। किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें जानकारी मिली है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। आम लोगों की आम कहानियों नहीं मिली हमें। लोगों का जो क्या बोलते हैं ऊंचे गलियारों का नजरिया था, मतलब ज्यादातर ऊंचे लोगों के बारे में ही जानकारी मिली है। खुशकिस्मती से आईने की जानकारी के साथ साथ भाई हमें आईने अकबरी पर ट्रस्ट ना हो, हमें कुछ डाउट लगे, तो हमें दूसरे सोर्सेज भी मिले हैं जो क्षेत्रीय होते थे। वो सोर्सेज वहां से भी पुस्तकें वगैरह मिलती थी, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ के दस्तावेज भी मिले हैं जो यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। तो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाके में लिखे गए थे। इनमें 17वीं से 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत के, अभी देखो पहले आईने अकबरी से दस्तावेज मिले हमें, उसके बाद जो है जो राजधानी के पास जो इलाके हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहां से दस्तावेज मिले हैं। बाकी जो तीसरे दस्तावेज मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों की जानकारी का खाका पेश करते हैं। सभी सोर्सेज स्रोत किसान, जमींदार और राज्य के बीच के तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। राज्य, किसानों के बीच, जमींदारों के बीच, राज्य के बीच जो भी झगड़े होते हैं उनको उसमें दर्ज किया गया है। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसानों का राजा को देखने का नजरिया क्या था और वो राजा से किस प्रकार की उम्मीद करते थे कि हमारे साथ न्याय होगा या नहीं होगा। तो ये भी हमें दस्तावेज से पता चलता है। जब हम कहानी पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमें पूरी जानकारी मिल ही जाती है कि राजा उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता था या उनके लिए कैसे कानून बनाता था। तो वो सारी जानकारी हमें लगे हाथों दस्तावेज से मिल जाती है। के बाद आगे चलते हैं। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत, अब इसमें क्या लिखा वो मैं आपको बता देती हूँ। रेयत शब्द रियाया, रियान, और एक है आपका आसामी। इन चारों का अर्थ होता है किसान। आपसे एक शब्दावली के रूप में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि किसान का मतलब जो दूसरे मीनिंग है रेयत है, रेयत का बहुवचन रियाया है, मुजरियान है, आसामी है, ये सभी का अर्थ होता है किसान। किसान ना लिखकर आपको आसामी लिखा मिल सकता है, रेयत लिखा मिल सकता है, मुजरियान लिखा मिल सकता है, तो बस आपको इतना याद रखना है इसमें। और जो किसान होते थे वो दो तरह के होते थे, खुदकास्ट और पाहीकास्ट। जो खुद की जमीन होती थी और गांव में रहते थे अपने ही, वो होते थे खुदकास्ट। और पाहीकास्ट होते थे जिनके पास जो दूसरे के मतलब दूसरे वे थे जो खेती और दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे।
किसी दूसरे गांव के थे, उन्होंने ठेका ले रखा भाई किसी का, और वो दूसरे गांव जा रहे हैं। तो दूसरे गांव के ठेके खेती करने आते थे लोग, अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे, कि खुद की मर्जी भी होती थी, जरूरी नहीं कि उनको जोर जबरदस्ती थी, खुद की मर्जी भी होती थी। और अगर करो और शर्तों किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, अगर उनको लगे कि भाई कर दूसरे गांव में बेटर मिल रही है, तो वो पाही कास्त बन जाते थे। या फिर और मजबूरन भी, कई बार मजबूरन, जैसे अकाल पड़ गया, भूखमरी है, आर्थिक चीजें खराब हो गई है, तो भी उनको पाईकास्त बनना पड़ता था। तो पाईकास्त जो दूसरे गांव में ठेका लेते थे, और खुद का जो अपने ही गांव में खेती करते थे। उत्तर भारत में एक औसत किसान, ये कह रहे कि उत्तर भारत में एक औसत किसान के बारे में बताया गया है कि कभी भी दो जोड़ी बैल, दो बैल और दो हल होते थे उसके पास, ठीक है, उससे कम ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, ज्यादातर ये पास इससे कम भी। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ जमीन होती थी वो समृद्ध माने जाते थे। अगर किसी के पास 6 किले है भाई, वो ठीक ठाक भी बताया जाता है उसका। उसके बाद बंगाल में यही जमीन अगर अगर 5 एकड़ होती थी तो वो भी ठीक ठाक होते थे। बट 10 एकड़ वाले आसामी, आसामी होते किसान, अभी हम पढ़ के आए, जिनके पास 10 किले हुआ करते थे, तो भाई ये तो बड़े अमीर आदमी है, ऐसा उनके बारे में बोला जाता था। और खेती की जो व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित है। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत होती है, जो अपनी अपनी पर्सनल जमीन होती है, जिसको मैं जिसे मर्जी चाहूँ दूं, ठीक है, जिसे मैं उसको चैरिटी में दूं, मेरी मर्जी मैं उसको अपने पास रखूं, मेरी मर्जी मैं किसी पड़ोस वाले को दूं, ठीक है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, तो उसको व्यक्तिगत मिल्कियत जमीन कहते थे, उसको खरीदा बेचा जा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट है, 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली और आगरा में भी यह जो विवरण मिला वो 17वीं सदी में भी इतना ही मिला है जितना 16वीं में मिला था। हल जोतने वाले खेतीहर किसान हर जमीन, जो हल जोतने वाले खेतीहर किसान होते थे ना, जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट, कांटे और पहचान से निशान लगाते थे। भाई मेरी इतनी जमीन है, ठीक है, आगे किसी और की स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे कांटे दबा दिए, मैंने यहाँ पे ईंटें लगा दी, मैंने यहाँ पे पत्थर लगा दी, इससे उधर तेरी, मेरी इधर है, ठीक है। तो वो मेरी क्या होती थी, एक सीमा होती थी, हद होती थी। और इस वजह से ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो है पत्थर वत्थर मिले हैं, जो जमीन की खुदाई होती थी। अभी देखिए ये है, ये एक स्टेटमेंट है कृषि के बारे में, गांव के बारे में। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना, किसान की जो बस्तियां है वो उजड़ती जल्दी थी और बस भी जल्दी जाती थी। ये बाबर ने बाबरनामा में बताया है कि ऐसी भी चीजें मिली है यहाँ पे कि जो जमीन है, जो सॉरी जो बस्तियां हैं, पल भर में उजड़ जाती थी और पल भर में बस जाती थी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, ऐसा इसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। सिंचाई के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो सिंचाई है यहाँ मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि लगातार विस्तार होता रहता था। मजदूर अच्छी मेहनत करते थे, किसान थे, तो यहाँ पे क्या है, कृषि का विस्तार होता रहता था। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पेट भरना। रोजमर्रा की खाने की जरूरतों जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, इन फसलों का उगाना था। अगर जहाँ पे 40 इंच से ज्यादा बारिश होती थी तो वहां पे चावल, कमोपेश चावल होते थे, क्योंकि चावलों के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, वहां चावल होते थे। कम से कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं, और जहाँ पे बारिश कम होती थी वहां पे गेहूं, ज्वार, बाजरा, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती थी वहां पे चावल। और जो मानसून होता है वो भारत की कृषि की रीढ़ होती है, आज भी है, जैसे कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी है जिनके अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती थी, तो उनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाने पड़ते थे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें पेड़ों के और खेतों की सिंचाई के बारे में ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। इसने बताया है बाबरनामा में कि भाई यहाँ पे जो है ज्यादातर हिस्सा मैदानी था, यहाँ पे अच्छी खासी जमीन थी लोगों के लिए जिससे वो कृषि कर सकते थे। लेकिन कहीं भी मैंने बहते पानी का इंतजाम नहीं सुना है, भाई यहाँ से पानी बह रहा है, मैंने देखा अच्छे तो बारिश से खेती हो रही है। शरद ऋतु में क्या होता है, कोई भी कृषि खुद से ही हो जाती है,
और यहाँ तक कि बसंत ऋतु में भी बारिश ना होने पर भी खेती खुद से ही हो जाती थी। बस ये उसमें थोड़ा बहुत पानी वानी देते थे बाल्टियों से और रहट से। तो रहट का प्रयोग जो है इसने अपनी पुस्तक में बताया बाबरनामा में, बाल्टी और रहट। फिर इसने आगे बताया है कि जो लाहौर और दीपालपुर है जो पाकिस्तान में है अभी फिलहाल, तो यहाँ दूसरी जगह पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। दीपालपुर और लाहौर और अन्य कुछ दूसरी जगह भी लोग रहट का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। रहट से पानी जो नीचे से निकाला जाता था उसको रहट कहते थे। जिसको इसने कैसे बताया कि वो रस्सी के दो गोलाकार फंदे बने हुए थे, फांसी की तरह बना देते हैं, और कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते थे। फंदों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुट्टे लगा दिए जाते थे, लगाते, और इन गुटकों पर घड़े बांध दिए जाते थे। लकड़ी के गुटकों को घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों पर लटकाया जाता था। पहिए की दूरी एक तो पहिए की दूरी पर एक और पहिया इस अंतिम पहिए को बैल की दूरी पर घुमाया जाता था। ये कह रहे कि जो दो पहिए वो तो बिल्कुल आपस में सट जाते थे, और जो लास्ट वाला जो पहिया होता था उसको घुमाया जाता था। इस पहिए के दांत के पास दूसरे पहिए के दांत को जकड़ लेते थे और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता था। घड़ों के जगह जहां पानी गिरता था वहां एक संकरा नाला, अब घड़ों से ऊपर पानी आता था, एक संकरा नाला बना दिया, वहां पे खोद दिया था और इस तरह से पानी उसमें पहुंचाया जा रहा था, जिससे वो सिंचाई करते थे। आगरा, चांदवार और बयाना। आगरा, चांदवार और बयाना जो है यूपी में है और यह अन्य इलाकों में भी है। लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते थे। ये वहां पे तो उसने रहट बता दिया दीपालपुर और लाहौर में। ये जो बयाना वाला इलाका है, आगरा, चांदपुर और बयाना यूपी वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे तो जो लोग हैं बाल्टियों से सिंचाई कर लेते थे। ठीक है, चांदवर, आगरा और बयाना यूपी में एक ही बाल्टी पर रस्सी बांधते थे, रस्सी को बेलन में लपेटते थे, दूसरी छोर पर बैल से बांधते थे, और एक शख्स तो इसको हाँकता था और दूसरा बाल्टी निकालता था। ऐसा इसने बता दिया है। अब है सिंचाई के लिए, ये कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए राज्य की मदद भी मिलती थी। वो जो उसमें लिखा हुआ है वो है आपका बाबरनामा। अब ये बाबरनामा का नहीं, ये वैसे ही बता रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नहरें भी थी, कई सारे नाले भी थे, नहरों की मरम्मत भी कराई थी, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में। उसने तो कहा कि बहता हुआ पानी मुझे दिखा ही नहीं है, क्यों, तो उसने नहरों के बारे में बताया ही नहीं है। पर नहरों का भी काम चल रहा था या नहरें भी बनवाई जाती थी, जिसमें स्पेशल जो नहर का जिक्र आता है वो किसके द्वारा, शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर बनवाई थी। वैसे तो खेती मेहनत का कार्य है, लेकिन किसान कुछ ऐसी टेक्निक भी यूज करते थे जिससे आसानी से खेती हो सके। लकड़ी के जो हल बना के उस पे लोहे की लगा देते थे आगे फाल, और वो ऐसी होती थी कि बहुत नीचे तक खुदाई ना करे, हल्की हल्की खुदाई करती थी, जिससे क्या होता था कि नीचे तक जमीन शुष्क ना हो, इस तरह की वो टेक्निक यूज करते थे। और उसके बाद ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी की से महीनों में नमी से बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मा, बर्मे क्या होता है, जिससे बीज बोया जाता है, तो ये याद रखना, बर्मे वर्ड जो है वो है जिससे बीज बोया जाता है। उससे क्या है, बीजों का छिड़काव होता था, और मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। यहाँ तक हो गया। या इसमें बता रहा है वो भाई तंबाकू, कि तंबाकू भारत में सबसे पहले दक्षिण में आया तंबाकू का पौधा, फिर 17वीं शताब्दी में वो आपके उत्तर में आ गया था। धीरे धीरे ये जो अकबर के काल में आया था, 1604 में देखा गया था, तो उस वक्त तो इसका एंड होने वाला था, तो ज्यादा इसका प्रचार प्रसार उसके काल में नहीं हुआ। बाद में जो है जहांगीर के काल में इसका बहुत ज्यादा इसको है, पीना, इसको सूंघना, इस तरह से हुक्का और चिलम में। ठीक है, और जहांगीर ने इसकी जो ये आदत खुद भी पड़ गई थी और बुरी आदत सबको पड़ गई थी, इसकी सब लत रहते थे, तो इसने उसमें पाबंदी लगाई, हालांकि पाबंदी नहीं लगी, और 17वीं शताब्दी के एंड तक खूब तंबाकू खेती हो भी रही थी, व्यापार भी हो रहा था। फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक तो भाई खरीफ, दूसरी रबी। एक खरीफ की फसल और एक दूसरी रबी की। तो खरीफ जो है वो पतझड़ में और रबी जो है बसंत में। तो ये हो रही थी, यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी। बारिश और सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे। साल में तीन फसलें भी उगाई जाती थी, इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी।
उदाहरण के तौर पर आयन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। आपसे पूछा जाए कि आईन अकबरी में कितनी किस्म की फसलें बताई गई है, तो 39 किस्म की फसलें बताई गई है। कहाँ पे? मुगल प्रांत आगरा में। तो ये आगरा की बात बता रहा। आगरा में जैसे ए वाली साउंड ऐसे आ रही है ना, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे याद रखना 39। और उसके बाद 43 फसलों की पैदावार होती है दिल्ली में। दिल्ली 43। ठीक है। उसके बाद बंगाल में सिर्फ चावलों की 50 है। बंगाल में है 50, कुल बता रहे हैं। जो बंगाल में सिर्फ चावलों की 50 किस्में पैदा की जाती थी। आगरा में 39, दिल्ली प्रांत में 43 फसलें, बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50 किस्म है। हालांकि दैनिक आहार की खेती में ज्यादा जोर दिया जाता था। जो हम दैनिक आहार की खेती उसमें ज्यादा जोर देते थे, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारे करने लायक होती थी। आप ये मत समझ लेना कि भाई ये चावल दाल और गेहूं ही उगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये और भी फसलें उगा रहे हैं। जिन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं यहाँ पे। मुगल राज्य में किसानों, अब जिन्स एक कामिल का क्या मतलब होता है? जिन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसल का जिक्र भी यहाँ मिलता है। और ऐसी फसलें खेती करने के लिए बढ़ावा देते हैं जो राज्य में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा से ज्यादा जो है कर मिलता था। ऐसी फसलें को राज्य बढ़ावा देता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलता है, जिसमें कपास है, गन्ना, ये चीजें तैयार होती थी, बाहर जाती थी, इस वजह से। जिनसे कामिल फसल थी, आपसे पूछा भाई जिनसे कामिल फसल में इन्होंने चावल वावल को नहीं ऐड किया, गेहूं बाजरे को नहीं, कपास और गन्ने को ऐड किया है। मध्य भारत के दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। जो एमपी सॉरी मध्य भारत है और दक्षिण पठार है, मध्य भारत और दक्षिणी पठार में जो जमीन है बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जा रही है, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। बाकी मध्य भारत और दक्कन में कपास उगाई जा रही है। जो बंगाल है, जहां में अभी अभी पढ़ के आए हैं, 50 किस्म के चावल भी मिले हैं, और ये अपनी चीनी के लिए भी मशहूर है। तिलहन, सरसों जो है या दलहन भी नकदी फसलों में ही आती है। जो ये जिनसे कामिल फसल है, तो ये दलहन, सरसों है, तिल है, ये भी इसी के अंदर आ रहे हैं। एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े होते थे। इसमें क्या बता रहा है? कृषि की समृद्धि और आबादी जो है कृषि उत्पादन के लिए विविध और लचीले तरीके का भी बड़ा नतीजा निकाला है। आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत में लगभग 5 करोड़ बढ़ गई थी। 200 वर्षों में यह करीबन करीब 33% की बढ़ोतरी थी। भाई इतने लोग मर रहे थे, फिर भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बढ़ोतरी हो रही थी। 17वीं सदी की दुनिया में अलग अलग हिस्से में कई नई फसलें आई है। मसलन, मसलन का मतलब होता है जैसे, जैसे मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया। जो मक्का है ये भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया में से लाई गई थी। इसी तरह अनानास और पपीता, ये हम पढ़ते हैं ना, जब पुर्तगाली आए थे तब आई थी ये चीजें। और आलू है, मिर्च है, टमाटर है, अनानास है, पपीता जैसे फल वहीं से आए थे। ठीक है। जो मक्का है ये अफ्रीका और स्पेन से होते हुए आई। उसके बाद टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता, ये भी बाहर की फसलें हैं। अब आता है ग्रामीण समुदाय, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जाए ना भी कौन कौन सी मध्यकाल में थी फसल, कई बार कौन कौन सी मुगल काल में फसलें थी, तो वे ये सारी ही आएंगी आपकी। कपास है, गन्ना है, जूट है, वो सॉरी क्या था वो, चीनी है, और मक्का है, टमाटर, आलू, मिर्च। देखो ये तो पूरी एक सब्जी तैयार हो गई है जिसमें आलू, टमाटर, मिर्च डल रही है। अनानास और पपीता, मक्का की रोटी आप खा सकते हो साथ में, आलू टमाटर से खा भी सकती हो। हम्म। ग्रामीण समुदाय, ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों के पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। ग्रामीण समुदाय में क्या कह रहे हैं? एक
ग्रामीण समुदाय। ऊपर लिखी बातों में जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूह पर नजर डालेंगे जो खेती के विस्तार में शरीक होते हैं। हमने पहले देख चुके हैं कि किसान अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिलकत होती है, उनकी अपनी पर्सनल जमीन होती है और उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है कई मायनों में। खेती हर किसान, पंचायत है, गांव का मुखिया, ये सब इसके अंदर आते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं है याद करने का, बस आपको क्या ध्यान देना है जो ये खेती हर किसान होते हैं, पंचायत होती है, गांव का मुखिया को क्या बोलते हैं, मुकद्दम और मंडल भी बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम या मंडल दोनों बोलते हैं। पंचायतें तो अलग होती है, पंचायतें जो है वो तो अलग होती है। बात प्रधान की आ रही है, तो प्रधान जो है, गांव का मुखिया जो है वो मुकद्दम और मंडल कहते हैं। अब आती है जाति और ग्रामीण माहौल। गांव हो गया, अब उसमें जाति पढ़ेंगे, कैसे कैसे जाति थी, किस तरीके से जातियों के साथ भेदभाव होता था कि सब कुछ ठीक ठाक था। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूह में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों की एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको नीच ही समझा जाता था, चाहे भाई वो कुछ भी कर ले, समझे जाने वाले काम में लगे होते थे या फिर खेती की मजदूरी करते थे। जो नीच काम, जहां तक मुझे लगता है किसको कह रहे हैं, यही साफ सफाई, गंदगी, नाली और यही कामों को ही नीच काम बोलते हैं। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति थी, कह रहे कि अगर आप डिवाइड करो तो सबके बाटे जमीन आ रही थी, सबको जमीन मिल सकती थी। पर इन्होंने क्या किया हुआ था, भाई जो नीच है वो नीच ही रहेंगे, जो बड़े हैं उनके पास ज्यादा जमीन हो सकती थी पर इक्वलिटी नहीं होती थी, और जो गरीब है वो गरीब रहेगा। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी पर थोड़े बहुत आंकड़े हम देख के बताए, ये कह रहे कि अगर ये बताए कि भी कितने अमीर थे कितने गरीब थे, तो जनगणना तो नहीं होती। तो अगर हम आइडिया लगाए तो थोड़े बहुत आंकड़े तथ्य हमारे पास है जिससे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे समूह का ही था जो जिन्हें नीच समझा जाता था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था पर पाबंदियों से ये बंधे हुए थे। उनके हालात उनके हालात वैसे ही थे जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की स्थिति रहती है, और भारत में दलितों की थी, मतलब दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे, देखो ये कह रहे हैं जो नीच है ठीक है, मुसलमान समुदाय में भी नीच समझे जाते थे। कौन थे? हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह थे, हदों से बाहर रह कर सकते थे। और इसी तरह बिहार में मल्लाहजादा वो शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती है। भाई जो मुसलमानों में उनको कहा जाता था हलाल खोरान, हलाल खोरान। बात आती है बिहार में मल्लाह जादव जो नाविक के पुत्र होते थे, उनको भी कहीं ना कहीं ये क्या समझते थे, दासों से ही तुलना करते थे। जो निचले तबके की जाति, गरीब, सामाजिक हैसियत के जो बीच सीधा रिश्ता था, ऐसे बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब राजपूतों के चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन इस व्यवस्था में वो राजपूतों से नीचे आते थे। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके के गौरव समुदाय ने भी किया है। बावजूद इसके वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी के बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जाति सामाजिक की सीढ़ियों पर ऊपर उठने लगी थी। पूर्व इलाके में पशुपालन और मछुआरी जाति जैसे सदगोप व कैवर्त किसानों की सामाजिक स्थितियां पाने लगे थे। अभी समझ आ गया, इसमें यही कह रहा है कि जो दूसरे संप्रदाय थे ना, जैसे मुसलमान, उसमें हलाल खुरान जैसे लोगों को नीच कहते थे। अगर आते हैं बिहार की बात, तो उसमें मल्ला जादव जिनका शाब्दिक अर्थ है नाविकों का पुत्र, नाविकों के पुत्र। तो आपको ये याद रखना है कि मल्ला जादव का शाब्दिक अर्थ है नाविकों का पुत्र। समाज में जो है निचले तबके के लोग हैं, गरीब है, इनकी हैसियत में काफी अंतर मिलता है। क्या कि भाई एक किताब मिली है राजपूतों की, राजपूतों पर आधारित है, वो किताब मिली है जो कहाँ से मिली है, मारवाड़ में लिखी गई है, राजपूत बुक्स। ठीक है, इसमें बताया गया कि जाट किसान ही थे पर वो राजपूतों से नीचे थे।
उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजपूत होने का दावा जो है, जो वृंदावन वाले इलाके हैं, यूपी वाले इलाके वाले, वो लोग वहाँ राजपूत होने का दावा करते थे, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी जमीन पर कार्य करते थे। उसके बाद पशुपालन, बागवानी, बड़े मुनाफे होते रहते थे, जिससे अहीर, गुज्जर और माली भी बड़ी सामाजिक की सीढ़ी पर ऊपर जा रहे थे। मतलब ये भी अपने आप को उच्च जाति के कह रहे थे, जिसके पास जमीन बढ़ती जाती थी उस हिसाब से। उसके बाद जैसे पशुपालक हैं, मछुआरी जातियां हैं, जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे थे। कह रहे कि धीरे धीरे पूर्वी इलाकों में भी जो पशुपालक है, जिनके पास जमीनें नहीं थी, फिर जमीन आने लगी थी, मछुआरी थी, जातियां थी, सदगोप थी और कैवर्त थी, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, किसानों की स्थिति में आने लगे, क्योंकि किसान जमीन इनको मिलने गई थी और इस पे खेती करने लगे थे। तो मछुआरे, पशुपालक, सदगोप और कैवर्त भी किसान की स्थिति में आने लगे थे। कहाँ से थे? पूर्वी इलाकों से थे। पंचायतें और बुजुर्ग, सॉरी मुखिया, पंचायतें और मुखिया, जो गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। यहाँ पे गांव में जो पंचायतें होती थी, वहां बड़े बड़े बुजुर्ग आते थे। आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जो बुजुर्ग थे वही महत्वपूर्ण लोग होते थे, एक्सपीरियंस उनको होता था, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव की कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायतों का फैसला गांव का सबको मान रखना पड़ता था। मेन जो लोग थे यहाँ, मेन हेड होते थे, बुजुर्ग होते थे, जिनको अपना काफी एक्सपीरियंस होता था, जिनके पास अपनी भूमि अच्छी खासी हुआ करती थी, उन्हीं की ज्यादा यहाँ पे चला करती थी, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। कहते हैं कि शायद ही नीच जाति वाले लोगों की चलती होगी, कोई अपवाद ही मिलेगा, नहीं तो इनकी नहीं चलती थी इतनी ज्यादा। पंचायतों का जो सरदार है, एक मुखिया होता था, जिसका मुकद्दम या मंडल कहते थे, वही यार सरपंच जिसको बोलते हैं। पंचायत है, उसका मुखिया होगा एक, जिसको मंडल या मुकद्दम कहते थे। इस स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का जो चुनाव है बुजुर्गों की सहमति से हुआ करता था। यहाँ पे वोटिंग बुजुर्गों करते थे। चुनाव के बाद इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। देखो कैसा प्रोसीजर है कि जो भी मुकद्दम या मंडल होता था, प्रधान होता था, उसका जो चुनाव है वो बुजुर्ग करते थे, और बुजुर्ग फिर जमींदार से पूछते थे, जो मेन जमींदार होते थे उनसे सहमति लेते थे, ठीक है। और जब तक गांव में बुजुर्गों का उस पर भरोसा है तो ठीक है, फिर बर्खास्त कर दिया जाता था। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य विषय था। गांव का जी आमदनी है, खर्चे का हिसाब किताब है, यह अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और पटवारी उसकी हेल्प करता था। पंचायतों का खर्चा, गांव पंचायतों का जो खर्चा है गांव के उस आम खजाने से चलता था। देखो ये एक सिंपल सी बात है। एक जैसे हम पढ़ते हैं ना उसमें कि एक हर गांव के लोग को अपनी एक हिस्सेदारी देनी पड़ती थी, टैक्स जिसे को बोलते हैं। एक टैक्स देना राज्य को देना होता था, पर एक गांव के लिए भी टैक्स था। जैसे हम वो जब पोप वगैरह पढ़ते हैं ना, वहां पे गांव वालों को एक तो भाई चर्च को देना पड़ता था टैक्स, एक राजा को देना पड़ता था, इसको इतने इतने टैक्स देने पड़ते थे। तो यहाँ पे इन गांव वालों को एक अलग से जैसे एक बॉक्स बना दिया, उसमें सभी गांव वालों को अपनी आय का कुछ कुछ हिस्सा डालना पड़ता था। उससे क्या क्या कार्य होते थे, सब एक एक व्यक्ति का अपना उसमें योगदान रहता था। इससे क्या होता था, इससे गांव में उस आम खजाने से चलता था, लाइक पंचायतों का खर्चा चलेगा एक उससे, और एक इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी, जो भी अधिकारी आएंगे उसकी खातिरदारी भी इन्हीं को करनी होती थी। समय समय पर गांव में जो दौरा करते। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल अगर कोई बाढ़ है, कोई विपदाएं आती हैं, तो भी इन्हीं के पैसे यूज होंगे। किसान खुद सामुदायिक कार्यों के लिए जो भी किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना, वो उसके लिए भी इन्हीं का पैसा लिया जाता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि जो गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। जो भी शादी होती है ना पूर्वी भारत में,
तो जो प्रधान वहां होना चाहिए भाई ब्याह में, वो जरूर आएगा, तभी जाके शादी होगी। तो मंडल का होना उन शादियों में जरूरी होता था। यूं कहा जाए कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी थी। अभी समझ आ गया होगा आपको। एक तो मंडल का रोल बताया गया कि क्या क्या मंडल का रोल है, उसको अपने आमने सामने बैठ के हिसाब किताब करना होता था, पटवारी उसकी मदद करता था। एक भाई एक पूरा कोर्स बना दिया जाता था, उसमें सभी व्यक्तियों की आय का कुछ हिस्सा जाता था, जिसमें एक पंचायत का खर्चा भी वहीं से होता था। बाकी जो बाहर से अधिकारी आते हैं वहां बैठ के पीते हैं ठंडा चाय पानी, वो भी इन्हीं के खर्चे से होता था। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और तब कुछ नहीं रहता तो भी उन्हीं के खर्चे से होता था। और बची बात जो भी छोटे मोटे कार्य कराने होते थे, जब जो बड़े बड़े हैं वो तो राजा कराता था, जो छोटे मोटे कार्य कराने होते थे वो भी इन्हीं की आय से हुआ करता था। और उसमें क्या है, और क्या पढ़ा था हमने। हाँ, जो ये मंडल है, पंचायत का एक बड़ा काम यह करना होता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय अपनी हद में, मतलब अपनी सीमा के अंदर ही रह रहे हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं जाके रह रहे हैं। और पूर्वी भारत में सभी शादियां जो है उसी के अंडर में, उसी के सामने हुआ करती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सब पे नजर रखे। उसके बाद है पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करना और गंभीर दंड देना, ये सब उसके हाथ में होता था। कोई भी ऐसी गलती हो जिसको दंडित किया जाए तो ये उनके हाथ में होता था। गांव से बाहर निकालना मतलब एक तरह से ये कहते हैं ना भी हुक्का पानी बंद कर दिया, पर वो कुछ समय के लिए होता था, जब तक उसकी सजा पूरी होती थी फिर वो अपने गाँव में आ जाया करते थे। तो वो सब इसके अंदर बताया गया है। ग्राम पंचायत के अलावा गाँव में हर जाति में अपनी पंचायत होती थी। बहुत सारी जाति हैं तो अपनी अपनी जाति की कहते हैं एक पंचायत हुआ करती थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। जो पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानियों के झगड़ों के निपटारे करती थी और जमीन में जुड़े दावेदारियों के झगड़ों को सुलझाती थी। दीवानी जो कार्य होते थे वो इन्हीं के हाथ में होते थे, जाति पंचायत के। और जो है जमीन से जुड़े कार्य भी इनके हाथ में होते थे। शादियां जातिगत मंडल के मुताबिक ही होती थी, वही अपनी ही जाति के मंडल के हिसाब से शादी होती थी। और यह भी गांव में आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय उत्सव किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़कर सारे मामले जाति पंचायत के फैसले को मान राज्य जाति पंचायत के फैसले को मानता था। देखो, अलग अलग जातियों की पंचायत होती थी। शादी कराएंगे भाई वो अपनी अपनी जाति के हिसाब से भी, कोई दूसरी जाति में शादी तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद कोई झगड़ा हो रहा है जमीन को लेके तो भी बातचीत हो रही है। एक फौजदारी मामलों को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो कार्य हैं भाई, ऐसा किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये तो राजा ही समझेगा ना, ऐसे तो ये तो नहीं जाति वाले समझ सकते। तो ये तो राज्य ही संभालेगा चीजों को। पर बाकी जो सारे कार्य थे ये जाति पंचायत करती थी और राज्य इन जाति पंचायतों को की बातों को मानता था। भाई जैसे ये कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। उसके बाद है, क्या था भाई यहाँ, पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में संकलित दस्तावेजों में कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायतों में ऊंची जाति या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बिगर वसूली की शिकायतें की गई थी। ये कह रहे हैं कि ऊंची जाति या राज्य के अधिकारियों की बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, महाराष्ट्र के प्रांतों में, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के दस्तावेज, हमें ना दस्तावेज मिले हैं। सबकी जाति की अपनी अपनी एक पंचायत होती थी। तो जो नीची जाति वाले हैं वो अक्सर शिकायत करते थे ऊंची जाति वालों के लोगों की, उनके बिहेवियर के बारे में। और उनके जो अधिकारी होते थे जो टैक्स में उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे उनकी उनकी अक्सर क्या करते थे, कंप्लेंट ये करते रहते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इसमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रात समूह उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते तो कहते थे भाई ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं और नैतिक दृष्टि से अवैध भी मानते थे। उनमें एक से बहुत ज्यादा कर की मांग, और क्योंकि उनके किसानों की दैनिक गुजारा जोखिम, यही सारी बात है भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हमसे बहुत बहुत टैक्स लिया जा रहा, हम इतना टैक्स नहीं दे सकते। इसकी बार बार वो शिकायत करते रहते थे और कहते थे कि भाई ये हमारा हक है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए।
और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपनी नैतिक फर्ज अदा करे और हमारे साथ न्याय करे। निचली जाति के किसान और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायतों के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। भाई जो अलग अलग पंचायतें होती हैं, अलग अलग जातियां थी, उनके मामले उनके फैसले अलग अलग हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि राज्य ने एक जो रूल बताया वो सब जातियों पर लगेगा, तो सबके जो सुलझेड़े हैं वही वो अलग अलग भी हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही रूल सब पे थोप दिया जाता था। अत्यधिक कर की मांग के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। अक्सर जो कर की मांग होती थी तो पंचायत कहती थी भी समझौता करा दीजिए। जहां समझौता नहीं हो पाता था वहां किसान अक्सर ज्यादा ज्यादा विरोध करके किसान विद्रोह होते थे, फिर उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाते थे वो। ठीक है, पूछ लेना भाई किसान क्या क्या करते थे। गांव छोड़कर भाग जाते थे। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन जब वो उसमें फसल लगा के भाग जाते थे, ठीक है, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा ही प्रभावी हथियार था। जब भी उनको लगे ना कि अब भाई हमारी जरूरत है और यहाँ पे खेती वेती करनी है और हमारे बिना कौन करेगा, तो भाग जाते थे वहां से कि हम तब आएंगे तब हमारी बात सुनी जाएगी। ग्रामीण दस्तकार के बारे में अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोग बीच बीच में लेन देन के रिश्ते गांव की ओर रोचक पहलू थे। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के संरक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार जो है काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कई बार कुल घरों में 25% घर दस्तकार के होते थे। कह रहे जैसे जो गांव में 85% लोग रह रहे हैं उसमें से 25% लोग दस्तकार पाए जाते हैं, ऐसा भी सर्वेक्षण में मिला है। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के कार्य करते थे, वो किसान भी थे और दस्तकार भी थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत होते थे। भाई वो खेती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो खेती कर रहे हैं, बहुत सारे अन्य कार्य भी वो करते थे, जैसे कपड़ों को रंगना, कपड़ों की छपाई, बर्तन बनाना, खेती औजार बनाना, मरम्मत करना। उन महीने जब उनके पास खेती से काम से फुर्सत होती थी तो वो बुआई सुहाई के बीच, सुहाई और कटाई के बीच उस समय खेत दस्तकारी करते थे, क्योंकि जैसे बो दिया फिर उसके बाद थोड़ा उनको टाइम लगेगा, जब भाई वो तैयार हो जाएगी उसके बाद पक जाएगी, उसके बाद कटने में ऐसे टाइम लगता है, तो उस बीच उनको टाइम मिल जाता है, तो इस बीच वो दस्तकारी करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नई नाई वगैरह जो है सुनार जैसे ग्रामीण अभी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों की सेवाओं की अदायगी करते थे। अब वो लोगों को पहले आपस में क्या था, ऐसे ही गांव का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। जिनके पास गेहूं वगैरह होते थे वो उनको साल भर में 6 महीने में, भाई लोहार है उनका काम करता तो उनको गेहूं चावल मिल जाते थे और वो उनका काम करते थे, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई थी। और क्या है, गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी है, अदायगी की सूरत क्या होगी कि शायद पंचायत ही तय करेगी। मतलब जमीन के टुकड़े भी वो दे दिया करते थे, और फिर इसका जो है कर क्या होगा, टैक्स क्या दोगे, वो पंचायत तय करती थी। महाराष्ट्र में एक ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन कहते, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मिरास और वतन है ये जमीन है, तो ये क्या थी, दस्तकारों को दी गई जमीन थी। ये मिरास और वतन जो है दस्तकारों को दी गई पुश्तैनी जमीन थी, वतन या मिरास इनकी अपनी पुश्तैनी, भाई उसके बाद उसके बच्चों को मिल गई, उसके बाद उसके बच्चों को मिल गई, ऐसे। भाई पहले तो किसी ने दे दी, किसी साहूकार ने, उसका काम क्या करता था, ये जमीन उसको दे दी, उसके बाद आगे उसके बच्चों में ट्रांसफर होती रहती है। यहाँ व्यवस्था कभी कभी थोड़े रूप में बदल भी जाती है, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था को राजी होते हैं। ऐसे में आमतौर पर वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता रहता, मतलब व्यापार विनिमय भी होता रहता था। बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। ये कह रहे हैं कि बंगाल में अगर जमींदार जो होते थे वो इनको क्या कहते थे, रोज का डेली का भत्ता देते थे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि इनको जमीन का टुकड़ा भी मिल जाता था, और इनको एक दूसरे की, भाई उसके पास कुछ तो वो उसको दे देता था, उसके पास कुछ तो उसको दे देता था। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रोज रोज का भत्ता भी दे रहे हैं, खाने के लिए खाना भी दे रहे हैं।
इस व्यवस्था को जजमानी कहते हैं, ठीक है। अपने जजमान से मतलब उनसे, उनको जो खाना दे रहा है, डेली का भत्ता दे रहा है, वो उसको जजमान बोलते हैं, और जजमान की जो प्रथा होगी उसको जजमानी प्रथा बोला जाता है। एक छोटा गणराज्य है। अब ये छोटा गणराज्य किसको कह रहे हैं भाई? ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेजी अफसर ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा। लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती है, साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विभा मतलब औरत को और जाति को इनमें काफी जो है पार्शलिटी मिला करती थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला लेते थे तो कमजोर वर्ग शोषण करते थे। अब कुछ फैसले ऐसे थे जो ताकतवर लोग अपने हिसाब से लेते थे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, तो इसका शोषण होता था कमजोर लोगों का। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। कह रहे कि अब है ना, नगद नगद वाली सिस्टम बड़े चल चुके थे। मुगलों ने केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली करते भी नगद की जाती थी। अब कह रहे कि नगद, पहले तो क्या होता था, फसल का होता था, अब नगद चीजें भी चलने लगी थी। दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे और उन्हें उनकी मजदूरी से पूर्व ही भुगतान नगद में मिल जाता था। आप जो भी बनाओगे पहले नगद दे दिया जाता था और फिर उसके बाद जो तैयार माल है वो वहां से उठा लिया जाता था। इस तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक वस्तुएं पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। ऐसा मुगल काल में स्टार्ट हो गया था, फिर अंग्रेजों के टाइम में रहता था। ये उन्हीं के बारे में कहते हैं कि जो यहाँ पे 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री जा बेपिस्ट ट्रेवनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा का फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। कह रहे कि ये सराफा होते थे जो मुद्राओं का फेरबदल करते थे। बैंकर की तरह सराफ अलावा भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे का मतलब मूल्य बढ़ाते घटाते रहते थे। मतलब यहाँ जो सराफा होते थे उनकी काफी क्या होती थी, आमदनी होती थी, पैसे का दाम बढ़ा दिया कभी घटा दिया, तो ये इनके हाथ में होता। वैसे सराफा वही है, ये बैठा जो भाई जो पैसे इससे पैसे उठाने आते थे लोग। कृषि समाज में महिलाएं, कुछ जगह ऐसी थी महिलाओं की काफी अच्छी भूमिका थी, कंधों से कंधा मिलाकर चलती थी, उनके साथ खेती करती थी और उनके साथ बुआई कटाई वगैरह करती थी और कुछ अच्छी चीजों में उनकी मदद करती थी, ठीक है। ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला कुछ जगह फर्क भी माना जाता था। घर की किसी महिला और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं को जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से लेकर, हाँ, ये कह रहे हैं वैसे तो भाई सब कुछ ठीक था उनके साथ, वो कमा रही थी, खेती कर रही थी, उनके साथ बाहर भी जा रही थी, पर कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब पार्शलिटी होती थी, जो पहले से पूर्वाग्रह विचारधारा बनी होती थी लोग औरतों के मन में। औरतों के लिए एक ऐसा भाई, ये बहुत कमजोर है, ये नहीं कर पाएगी, या ये इसकी बस की नहीं है, ये औरतों का काम नहीं है, इस तरह के पूर्वाग्रह पहले से ही बने हुए थे। हाँ, सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, गूंदना, कपड़ों की कटाई, दस्तकारी के काम महिलाओं के पर ही डिपेंड थे। महिलाओं का जितना वांजीकरण होता था उतने ही उपज के लिए महिलाओं के श्रम का उतनी ही मांग, जितना अच्छा वो बनाएगी, वो जितना अच्छा मार्केट में बिकेगा, तो महिलाओं को उतना ही अच्छा काम मिला करता था। जो समझने की चीजें वो हम समझ रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे पैदा करना अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चों को पैदा करना एक है ना महिलाओं को संसाधन समझा गया था। शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्यों थी कि कुपोषण का शिकार थी। अच्छा खासा खाना, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, पुरुष लोगों को इनको अच्छा मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं, ये महिलाएं हैं, ये तम कम खा लेगी, थोड़ा खा लेगी, ठीक है। और पुरुषों को मिलना चाहिए, भाई नहीं बहनों को मिलना, सॉरी, भाइयों को मिलना चाहिए, बहनें तो कम भी खा लेगी, तुम्हें क्या करना है, ऐसे अगले घर जाओगी तुम, या खा के पलोगी क्या, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती थी। तो वो इनके लिए भी ऐसा ही होता था, कुपोषण के शिकार होती थी, बहुत सारी महिलाएं बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती थी। पोषण दर है बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती थी, महिलाओं की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा मिला करती थी। तो सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा मिलती थी। किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा थे जो सम्राट समूह में बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत थी, कई बार दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी।
तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति इतनी अहमियत दी जाती थी कि भाई उसको काबू में रखना है और उसको कंट्रोल में रखना है, इज्जत खराब हो जाएगी, वो बेवफाई करेगी तो उसको दंड दिया जाता था, पुरुष चाहे मर्जी बेवफाई करता रहे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में मिले दस्तावेज में दरखास्त मिली कि जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायतों को भेजी, कुछ महिलाएं उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उम्मीद है कि हम इनसे मांगेंगे तो वो हमारे साथ क्या होगा, न्याय होगा, तो उन्होंने कुछ उम्मीद भेजी है उनसे, भाई मुआवजा दो, न्याय दिलाओ, तो पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वो अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं किया कर रहा है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि भाई आपकी जो महिलाएं हैं, आपके बच्चे हैं, उनका भरण पोषण का आपको इंतजाम करना है। जब महिलाएं पंचायत में दरख्वास्त करती थी तो उनके नाम दस्तावेज में दर्ज ही नहीं किए जाते थे। दस्तावेज करने वाले हवाला गृहस्थी मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अमीर थे, राजा वाजा थे या फिर अमीर जमींदार थे, भाई वो तो काम कर लेते थे, वो तो बहुत सारी अपनी पत्नियां रखते थे, उनका भी सबको उपहार मिलता था, मतलब एक महीने का खर्चा मिलता था उनको, पॉकेट मनी, भाई उसके इतने हैं, उसके इतने, फेवरेट वाली के थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ी कम वाली के कम है, ऐसे करके। पर जो आम लोग थे उनको कोई मतलब नहीं था, वो छोड़ के चले गए तो चले गए, ठीक है, वो फिरे जाए पीछे पीछे, भाई मेरे को खर्चा चाहिए, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, वो मुझे छोड़ गया, वो दूसरी के पास चला गया या तीसरी के पास चला गया, इस चीज का कुछ भी लेना देना नहीं था। पंचायत में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनकी जो अर्जियां उनको दर्ज तक भी नहीं किया जाता था। ये फोटो दिखाई गई है भाई महिलाएं वगैरह के बारे में कि भाई ये जड़ हो रही है, काम कर रही है, के साथ अक्सर चीजें गलत होती रहती। जंगल और कबीले पर आते हैं अभी हम आएंगे जंगल और कबीलों पर। हम क्या पढ़ेंगे कि भाई बसे हुए गांव के परे, ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिमी भारत में गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियों से घिरे थे। इलाके में झारखंड वाला इलाका, झारखंड सहित पूरे भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाका का त्रय क्षेत्र था। भाई झारखंड वाला क्षेत्र था, पूर्वी भारत बोले जिसको, मध्य भारत बोले, उत्तरी भारत बोले, कौन सा जिसमें भारत के विशाल सीमावर्ती इलाके त्रय क्षेत्र। दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट, जो दक्षिण भारत है उसका पश्चिमी घाट दक्कन के पठारों के फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव था। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगा सकता है कि औसत करीब 40% था जो जंगलों में रहते थे। ठीक है। अब क्या है कि भाई रचनाएं जंगल, समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं है। जंगल में रहने से मतलब ये नहीं है कि सभ्यताएं नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल इस शब्द का वैसे अर्थ इसी तरह से लिया जाता है भी, जंगली वही होते हैं जिनको कोई सभ्यता ही नहीं होती, जिनका गुजारा जंगल के उत्पादन, शिकार और स्थानीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। ये कह रहे कि ये जो खेतों में जो ये जंगलों में रहते थे ना, ये शिकार शिकार भी करते थे, खेती भी करते थे, ठीक है, मौसम के हिसाब से कार्य करते थे। उस टाइम की जो बात बता रहे हैं, ये क्या करते थे, उदाहरण के तौर पर भील जो थे, भीलों में बसंत में क्या होता था, जंगल से उत्पाद इकट्ठा किया जाता था। बसंत के मौसम में जंगल से उत्पाद इकट्ठा किया जाता था। गर्मी में मछली पकड़ी जाती थी। मानसून के महीने में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उनमें उनके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था। जंगल के बारे में पूछे बाबर ने क्या कहा अपनी बाबरनामा में, कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और
कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे प्रगने के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते, मना कर देते और यहाँ छिप जाते थे, भी हम नहीं कर देते। जंगलों में घुसपैठ, बाहरी ताकतें घुसती थी। राज्य की सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश अक्सर हाथी शामिल थे। भाई लोग गांव में तो घुस ही गए टैक्स लेने के लिए, जंगलों में भी घुस गए। तुम भी हमें टैक्स दो, टैक्स में हमें हाथी दो, क्योंकि हाथी होते थे जंगल में। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़े हुए राज्यों के गहरे सरोकार और एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और तरह तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्या और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों और शिकार के विषय में बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा एक दृश्य डाल देते थे और सद्भावना से शासन का संकेत देता था। इसमें क्या बता रहा है भाई ये? इसमें बता रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुकुंद राम चक्रवर्ती। जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो ही देख लेते हैं। इसने एक कविता लिखी बंगाली में, चंडी मंगल। तो चंडी मंगल कविता किसकी है? मुकुंद राम चक्रवर्ती की है। कविता का नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। कविता का इसमें नायक इसने क्या लिया है? कालकेतु। कालकेतु ने क्या किया था? जंगल को खाली करवा दिया और साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसी में उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। वही खबर मिलते हैं, परदेसी आने लगे तमान जो ऐसे काल केतु ने खरीद कर बांटे, उनमें भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी भाले बर्छे उत्तर के लिए दास सैकड़े उमड़ते हुए। मतलब इसकी पूरी कविता लिखी हुई। इसके बाद चलते हैं हम पहाड़ी कबीले और मैदानों के बीच में व्यापार। 1595 में जो अवध सूबा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो यूपी में। यहाँ पे क्या होता है, कबीलों के बीच, पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने बताया है। तो यूपी में जो अवध वाला इलाका है वो पहाड़ी इलाका जो था, उसमें से जो भी लेन देन हुआ करता था कबीलों में, तो वो उसके बारे में किसने बताया? अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में बताया। तो जो भी आपस में इनका लेना देना हो रहा है, सारा सामान सोना चांदी तांबा शहद मोम सारी चीजें बता रहे हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। और वो जो शहद है, गोंद है, मधुमोम है, इन सब की बहुत मांग होती थी, व्यापार होता था, चीजों की अदला बदली होती थी। ये क्या होते थे, आम लोग खाने की चीजें लेते थे जो गांव वाले लोगों से हैं, और उसके बदले में ये इन चीजें उनको दे देते थे, फिर वो इस चीज का व्यापार करते। ठीक है। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में काफी बदलाव आया। कबीलों के भी एक अपने सरदार होने लगे थे, बड़े बड़े आदमी बनने लगे थे, पहले जमींदार फिर सरदार, और कहीं ना कहीं फिर वो राजा के रूप में पूरे कबीले पर शासन करने लगे थे। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाएं 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। देखो, पहले वो जमींदार फिर सरदार और एक पूरे राजा, छोटे राजा बन जाते थे, जिनकी उनकी अपनी एक सेना हुआ करती थी। तो जैसे सिंध वाले इलाके के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ कबीलाई सेना 6000 और घुड़सवार 7000 थे, ठीक है। पैदल सेना, कबीलाई सेना में 6000 घुड़सवार और 7,000 सॉरी 6000 तो क्या थे? घुड़सवार। 1000 प्लस करके पैदल थे, क्योंकि पैदल थोड़े ज्यादा होते हैं ना हमेशा, घुड़सवार थोड़े कम होते हैं, तो पैदल ज्यादा थे। असम के अहोम राजाओं में पायक। अब पूछा जाए ना कि भाई पायक क्या होते हैं? पायक सैनिकों को कहा गया है। कहाँ पे? असम के अहोम में। अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, मतलब यहाँ पे पायक क्या होते थे? सैनिक होते, जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इनको छोटी सी जमीन दे दी जाती थी और फिर ये सैनिक सेवा सेवा देते थे, जिनको पायक कहते थे। जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। इन्होंने कहा था भी जंगली हाथी हम ही पकड़ेंगे, किसी को हक नहीं है, क्योंकि हम जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं। अभी इसमें है कबीलों के बारे में बता रहे हैं कि भाई कबीले एक साथ एक के बाद एक युद्ध किया और अपने कब्जे में कर लिया था एरिया को। जंगल के इलाके में नई सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार हुआ, शुरुआत हुई, और धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने लगे थे। ये जो कबीले इलाके थे ना, और जो लोग रहते थे, वो धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपनाने लगे थे, क्योंकि उनका अपना कोई धर्म जाति नहीं थी, वो कबीले थे।
तो उन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं था कि किसी जाति में उनको डिवाइड किया हुआ था। तो वो एक सभी जातियों का मिक्सअप रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ज्यादातर ने क्या इस्लाम धर्म को अपना लिया था। जो ये सूफी परंपरा है इससे काफी प्रभावित हो रहे थे। जमींदार, जमींदारों के बारे में क्या है कि जब तक ये कह रहे हैं कि जब तक हम जमींदारों के बारे में बात नहीं करेंगे हमारी दास्तां अधूरी रहेगी। मतलब हमारी बुक्स पूरी नहीं होगा, हमारा चैप्टर अनकम्प्लीट होगा अगर जमींदारों की बात ना करेंगे तो। जब तक गांव में रहने वाले ऐसे तबके की बात ना कर ले जिनकी कमाई तो खेती से होती थी लेकिन कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे, ये जमींदार थे। इनकी सीधे हिस्सेदारी थोड़ी ना होती थी, सीधे हिस्सेदारी नहीं होती थी इनकी, तो इनडायरेक्ट होती थी। अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज की ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सुविधाएं मिलती थी। भाई ये बड़े बड़े जमींदार होते थे, इनको एक्स्ट्रा अधिकार मिलते थे। जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति थी, दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास सेवा या खिदमत देते थे। जमींदार की समृद्धि की वजह थी क्या विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उनकी मिल्कियत। सबसे पहले तो उनकी जो खास सुविधाएं क्या थी, समृद्धि का कारण क्या थी कि भाई उनके पास अपनी पर्सनल जमीन हो। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर, पराधीन मजदूर काम करते थे। ये जमींदार होते थे, दिहाड़ी करने वाले मजदूर इस पर काम करते थे। अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, उनको गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। अब ये क्या करते थे, इनकी खुद की जमीन भी होती थी और ये काम करवाते थे, बदले में जो है डायरेक्ट कमा करके तो ये पैसा नहीं लेते थे। ये क्या करते थे, कमाई करते थे, मजदूरों को खेती में लगाते थे और फिर ये अर्निंग सोर्स था इनका। ये टैक्स भी वसूल करते थे, जो जमीन है वो राजा की तरफ से तो मिली हुई थी इनको। तो वो टैक्स वसूल करते थे। टैक्स जो है कुछ निर्धारित होता था जो शासक के पास जाया करता था और इसके लिए उसको इनको मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थी। इनके पास अपने घुड़सवार, सैनिक टुकड़ियां, तोप खाने, जमीन सब अपनी हुआ करती थी। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गांव के सामाजिक संबंधों की कल्पना का एक पिरामिड तैयार करें तो शीर्षक पर, जो ग्रामीण में हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, अगर ग्रामीण में हम एक पूरा शीर्षक बनाए, एक पूरा पिरामिड बनाए, तो जमींदार सबसे ऊपर होंगे और जो मजदूर सबसे नीचे होंगे। ठीक है, किसान है, ये मुकद्दम है, पटवारी, ये सब बीच में होंगे, बाकी सबसे शीर्ष पे जमींदार होगा। अबुल फजल इस ओर इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण कर रखा था। कह रहे कि जो ब्राह्मण है और राजपूत है, जाति को अगर लेके चलो, जाति के नाम से ब्राह्मणों ने, राजपूत ने अपना मतलब पकड़ बना रखी थी पहले से ही। उसके बाद इसमें तथाकथित मध्यम जातियों को भी खासी नुमाइंदी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है कि इस तरह कई मुसलमान जमींदार भी थे। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जग में, मतलब जो करंट के दस्तावेज हम वो पढ़ रहे थे, उससे कह रहे हैं कि हमें लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। जो भी युद्ध होते थे, जीत होती थी, तो जमींदारों के सैनिक है वो अक्सर राजा के पास जाते थे। तो जंग में जो जीत है वो जमींदारों की उत्पत्ति का सोर्स रहा है। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। एक तरीका ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत राज्य देता हो जब तक कि वह राजा देश के जरिए इसकी पुष्टि करने से मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जमीन एक पूरा जो इन्होंने फैला रखा था ना जमींदार वर्ग, वो इसीलिए फैला रखा था कि भाई सैनिक हमें मिलेंगे, एक मजबूत सैनिक दल वो तैयार करके रखेंगे जब भी सेना को जरूरत होगी, राजा को जरूरत होगी। पर इतनी इजाजत तो नहीं थी उनको कि भाई वो बिना पूछे ही किसी पर अटैक करके उस एरिया को कब्जा ले या कुछ ऐसा कर ले। इतनी अथॉरिटी तो उनको नहीं थी। जमींदारों को पुख्ता करके की धीमी प्रक्रिया स्रोतों के दस्तावेज में मिलती है, कई तरीकों से किया जाता था। ये कह रहे हैं कि कई बार जमींदार ज्यादा ही मतलब सर पे चढ़े तो उनको थोड़ा कमजोर भी किया जाता था।
क्या कर दिया जाता है कि नई जमीनों को बसाकर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, मतलब नई नई उनको जमीनें अलग अलग मतलब नई जमीनें दे दी जाती थी, उनका कहीं और जमीनें दे दी जाती थी कि उनको शक्ति ज्यादा ना बढ़े, राजा के खिलाफ कुछ वो विद्रोह ना करे, तो उनकी शक्ति को कमजोर भी किया जाता था, जिसमें राज्य के आदेश से या फिर खरीद पर। यही प्रक्रिया थी जिससे जरिए अपेक्षा की निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, कि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। देखो, कोई भी जमीन है किस पर बोली लग गई, बोली लगी, एक जमींदार है उसके पास जमीन है, दूसरे जमींदार ने बड़ी सारी बोली लगा के उसको खरीद लिया, या राजा ने उसको किसी को सेल कर दिया, राजा को तो हक था ना सब तरह का, तो उसको सेल कर दिया, ठीक है। और ये कोई भी खरीद सकता था जिसके पास पैसा हो, तो कहीं ना कहीं एक नीच जाति का इंसान भी जमींदार बन सकता था, क्योंकि बस पैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है जिससे जमींदार को लग रहा हो कि भाई इसकी जो है इरादे ठीक नहीं है और इसकी शक्ति को कमजोर करना है, तो उसकी जमीन को बेच दिया जाता था। तो वो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को कमजोर कर सकते थे, सिर्फ राजा के हाथ में था, ये ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता था। कई कारण मिलाकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को मुक्ता होने का मौका दिया। राजपूत और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाई, उत्तर भारत की जमीन को बड़ी बड़ी, कुछ ज्यादा बड़ी क्लास होगी क्या रहता है, 1 मिनट। तो भाई बहुत सारा रहता है ये, कोई नहीं, इसको सेकंड पार्ट में करते हैं, काफी बड़ा है, कभी करीबन 1 घंटे में और खत्म होगी क्लास, तो इसको हम करते हैं सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट जो क्लास है उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, तो भाई इसको दो क्लासों में पार्ट में डिवाइड करेंगे कि क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद एक टॉपिक और रहता है, फिर सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड पार्ट 12th की एनसीईआरटी का। 3 पार्ट है ना इसके अंदर, तो 2 का एंड हो जाएगा कल, फिर हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, बाय बाय।